दोस्तों, समय था 1916 का, जब एक यूएस इंडस्ट्रियलिस्ट विलियम ई बोइंग ने एक कंपनी की शुरुआत की थी, जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ रॉकेट, सैटेलाइट और एयरप्लेन के डिजाइन और उन्हें मैन्युफैक्चर करती थी। और फिर समय आया 1969, जब बोइंग ने अपना फेमस प्लेन बोइंग 747 बनाया, जिसने बोइंग कंपनी की रातों रात जिंदगी बदल दी। और इतना ही नहीं, इस प्लेन को क्वीन ऑफ द स्काई का भी दर्जा दिया गया था। और लोग तो उस समय पर ऐसे भी कहते थे कि इफ इट्स नॉट बोइंग, आई एम नॉट गोइंग। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जो लोग बोइंग पर एक समय पर इतना विश्वास करते थे, वही लोग आज के समय पर कुछ और ही कह रहे हैं, जैसे कि इफ इट्स बोइंग, आई एम नॉट गोइंग। तो चलो इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अचानक बोइंग पर से लोगों का ट्रस्ट टूटता जा रहा है। तो चलो इसके बारे में हम इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बोइंग की बर्बादी अमेरिका और रशिया में चल रहे कोल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हुई, यानी कि जब 1990s में अमेरिका और रशिया की कोल्ड वॉर समाप्त हुई, तो उस समय बोइंग की इनकम पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया, क्योंकि उस समय पर बोइंग एक इंजीनियरिंग फर्म थी जो कि अमेरिकन आर्मी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थी और उनके लिए तरह तरह के प्रोडक्ट्स तैयार करती थी। पर जब 1990s में ये कोल्ड वॉर खत्म हुई, तो उसी के साथ अमेरिकन आर्मी और बोइंग का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया और नतीजा स्वरूप बोइंग कंपनी भी थोड़ी थोड़ी घाटे में जाने लग गई। तो इसी के डर से बोइंग ने पूरी तरह से एविएशन सेक्टर में घुसने का सोचा और उस समय पर एमसी डोनाल्ड डगलस, जो कि सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उसे बोइंग ने $14 बिलियन में खरीद लिया, ताकि कोई बड़ा कॉम्पिटिटर रहे ही नहीं और बोइंग अपनी मोनोपोली बना सके। और जहां बोइंग का काम होना चाहिए था कि अपने क्लाइंट्स के लिए सेफ और सुटेबल प्लेन्स बनाना, वो उसे छोड़ स्टॉक मार्केट में घुस गई कि कैसे अपने शेयर्स बढ़ाए और घटाकर प्रॉफिट कमाया जाए। पर अफसोस, बोइंग की दादागिरी ज्यादा समय तक नहीं चली, क्योंकि 2003 में बोइंग का नया कॉम्पिटिटर एयरबस खड़ा हो गया और बोइंग के पैरों तले जमीन तो तब खिसकी जब एयरबस ने 2010 में अपना A320 नियो एयरक्राफ्ट लॉन्च किया। ये मॉडल एयरबस ने खास मार्केट की डिमांड को देखकर बनाया था, जिसमें प्लेन को उड़ाने के लिए फ्यूल एफिशिएंट इंजन बनाए गए थे, यानी कि प्लेन को उड़ाने के लिए कम फ्यूल की खपत आ रही थी और साथ में ये प्लेन पैसेंजर्स के लिए भी ज्यादा कंफर्टेबल थे, जिस करके लोगों का ट्रस्ट धीरे धीरे बोइंग से हटकर एयरबस पर शिफ्ट होने लग गया था, जिस करके अलग अलग एयरलाइंस धीरे धीरे बोइंग से एयरबस पर शिफ्ट होने जा रही थी। और इतना ही नहीं, अकेले एक हफ्ते में ही एयरबस ने अपने 667 प्लेन्स की डील भी कर डाली थी और अकेले 2010 में ही एयरबस ने अपने 10,000 प्लेन्स बेच दिए थे, जिसे देख एयरबस की कॉम्पिटिटर बोइंग मानो हकी बकी रह गई थी। और है भी क्यों ना, क्योंकि इस करके बोइंग की बनाई गई बरसों पुरानी इमेज और स्टॉक प्राइस कुछ क्षणों में ही मिट्टी में मिल गए, जिस करके अपनी मार्केट इमेज को वापस बनाने के लिए बोइंग ने 2011 में बोइंग 737 मैक्स नामक प्लेन लॉन्च कर डाला, जो कि एयरबस के A320 नियो को टक्कर देने के लिए बनाया गया था। पर इस प्लेन ने बोइंग की इज्जत तो बचा ली, पर उसके बाद जो उस प्लेन के साथ हुआ वो हम सब जानते हैं। तो खैर, यही एयरबस की प्लेन A320 नियो को टक्कर देने के चक्कर में बोइंग एक बड़ी गलती कर बैठी, और वो ये थी कि बोइंग ने अपने 737 मैक्स में एक्स्ट्रा फ्यूल एफिशिएंट इंजन लगाए थे, जिनका साइज काफी बड़ा था। मतलब कि अगर बोइंग इंजन बना रहा था तो जाहिर सी बात है कि उन्हें उसके हिसाब से प्लेन का आर्किटेक्चर भी डिजाइन करना चाहिए था। पर बोइंग ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने पुराने डिजाइन मॉडल पर ही अपने नए इंजन लगाने का सोचा, ताकि 2010 में गवाई गई इज्जत वो जल्दी से वापस ले पाए। पर हुआ यूं कि इंजन के बड़े साइज के चलते प्लेन जब हवा में होता था तो ज्यादा एयर ड्रैग के चलते प्लेन ऑटोमेटिकली आगे से ऊपर की तरफ उड़ जाता था, यानी कि इस नए इंजन ने प्लेन की पूरे एयर डायनेमिक को बदल दिया था, जिसे देख बोइंग ने MCAS यानी कि मैन्यूवर कैरेक्टरिस्टिक ऑगमेंटेशन सिस्टम बनाया, जो कि एक ऐसा सेंसर था जो पता लगाता था कि प्लेन का एंगल ऑफ अटैक क्या है, यानी कि प्लेन की नोज ऊपर है या फिर नीचे। और अगर सेंसर ये डिटेक्ट करता था कि प्लेन बैलेंस नहीं है, यानी कि प्लेन की नोज जरूरत से ज्यादा ऊपर है या फिर नीचे, तो ये सेंसर ऑटोमेटिकली प्लेन को बिना पायलट के इनपुट के सीधा कर देता था। पर इसमें बोइंग की सबसे बड़ी गलती ये रही कि उन्होंने इस सिस्टम के बारे में ना तो एयरलाइंस को बताया और ना ही FAA को बताया। FAA बेसिकली फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है, जिस करके पायलट को ना तो इस MCAS सिस्टम के बारे में पता था और ना ही उसे यूज कैसे करते हैं या फिर डीएक्टिवेट कैसे करते हैं उसके बारे में पता था। पर शायद बोइंग ये भूल गया था कि कुछ टेक्निकल ग्लिच के चलते कभी कभी सिस्टम भी फेल हो सकता है, और अगर सिस्टम MCAS को गलत रीडिंग दे डालेगा, यानी कि प्लेन की नोज प्रॉपर हो और सिस्टम ये रीड करे कि प्लेन की नोज ऊपर है, तो इस समय पर MCAS सिस्टम प्लेन की नोज को नीचे करने के चक्कर में प्लेन को कहीं क्रैश करा डालेगा, और अगर अपोजिट केस हो तो इसमें स्टॉल की कंडीशन भी आ सकती है। और ऐसे कुछ हुआ था 2018-19 में। तो दोस्तों, हुआ यूं था कि 29 अक्टूबर 2018 में जब इंडोनेशिया की लायन एयर फ्लाइट 610
कोई कारणों हाटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ लेती है, जो कि एक बोइंग का ही विमान था, विमान 737 मैक्स, जिसे टेक ऑफ हुए सिर्फ 13 मिनट्स ही हुए थे। और पायलट ऑब्जर्व करता है कि टेक ऑफ के 13 मिनट्स के बाद प्लेन की नोज पहले नीचे होती है, फिर ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाती है और उसके बाद अचानक से इतनी नीचे हो जाती है कि पायलट की लाख कोशिश करने के बाद भी प्लेन सीधा जाकर जावा सी में क्रैश हो जाता है, जिस करके प्लेन में मौजूद सभी 189 लोग मारे जाते हैं। और इस हादसे को हुए सिर्फ 5 महीने ही हुए थे कि 10th में 2019 को सेम हादसा हमें फिर देखने को मिलता है। और इस समय थी इथियोपियन एयरलाइन फ्लाइट 302। ये फ्लाइट 10 मार्च को इथियोपिया से कीनिया की ओर रवाना होती है। केवल अपने टेक ऑफ के 6 मिनट के बाद ही प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और पास के गांव में जाकर क्रैश हो जाता है। और इस हादसे में तकरीबन 157 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और फिर जब इन दोनों क्रैश को एक साथ जोड़ा गया तो सामने आया कि दोनों क्रैश में सेम प्लेन ही यूज हुए थे और वो प्लेन थे बोइंग के 737 मैक्स। और साथ ही में दोनों क्रैश का पैटर्न भी बिल्कुल मिलता जुलता था। दोनों केस में प्लेन थोड़ा ऊपर गया था और फिर सीधा डिप मार के नीचे आया था। तो फिर जब दोनों केस पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो इन दोनों हादसे के पीछे पूरा जिम्मेवार बोइंग और FAA को ठहराया गया, क्योंकि बोइंग ने अपने MCAS सिस्टम के बारे में पायलट्स, एयरलाइंस और FAA को नहीं बताया था। वहीं दूसरी तरफ FAA का काम होता है कि प्लेन को क्लियरेंस देना, और उन्होंने यहाँ पर अपने काम में थोड़ी लापरवाही बरती थी। तो दोस्तों, जब ये दोनों हादसे हुए तो उस समय दुनिया भर में बोइंग के 737 मैक्स के 387 प्लेन्स सर्विस में थे, जिसके बाद इन सभी प्लेन्स को ग्राउंडेड कर दिया गया था। जिसके बाद बोइंग के स्टॉक्स प्राइस तो गिरे ही, जिससे उन्हें 20 अरब डॉलर का नुकसान भी हुआ। और दूसरी तरफ FAA को धोखे में रखने के लिए उन पर 2.5 बिलियन डॉलर्स का फाइन भी अलग से लगाया गया। और फिर इसके बाद धीरे धीरे सब नॉर्मल हो ही रहा था कि उसके बाद इस साल यानी कि 2024 के जनवरी महीने में ही हमें बोइंग के एयरक्राफ्ट के 6 हादसे देखने को मिले, जिनमें से पहला हादसा हुआ था 5 जनवरी 2024 को, जब बोइंग का 737 मैक्स 9 अलास्का एयरलाइन फ्लाइट 1282 अपने रूटीन फ्लाइट के तहत पोर्टलैंड ओरिगोन से ओंटारियो कैलिफोर्निया की तरफ रवाना होती है, जिसमें तकरीबन 171 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। तो होता क्या है कि जैसे ही प्लेन टेक ऑफ के बाद अपने एल्टीट्यूड की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी 16,300 फीट पर एयरप्लेन का एक इमरजेंसी डोर खुलकर नीचे गिर जाता है। बस भगवान का शुक्र था कि इस हादसे में किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई, क्योंकि जैसे ही कैबिन डीप्रेशराइज होने लगता है वैसे ही पायलट अपनी सूझबूझ से प्लेन को 10,000 फीट पर लेकर चला जाता है। और 10,000 फीट एक ऐसे एल्टीट्यूड है जहाँ पर व्यक्ति आसानी से सांस ले सकता है। जिसके बाद पायलट सेफली क्लियरेंस मिलने के बाद प्लेन को पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवा देता है। पर बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि जो डोर खुला था उस इमरजेंसी डोर को तो अलास्का एयरलाइन ने पहले से ही सील करवाया हुआ था, क्योंकि अलास्का एयरलाइन कंफर्टेबिलिटी के लिए जानी जाती है और एविएशन के रूल के हिसाब से एयरप्लेन में पैसेंजर्स के हिसाब से ही इमरजेंसी डोर बनाए जाते हैं, ताकि अगर कभी इमरजेंसी कंडीशन आए तो आसानी से पैसेंजर्स को इवैक्यूएट किया जा सके। और जैसे कि अलास्का एयरलाइन की फ्लाइट में कम सीटें लगाई गई थी, तो उसके लिए उन्हें उस एक्स्ट्रा इमरजेंसी डोर की जरूरत थी ही नहीं, जिस करके उन्होंने डोर को सील करवा रखा था। पर फिर भी ऐसा क्या हुआ कि जो सील डोर के नट अचानक से खुल गए और डोर नीचे गिर गया। तो इसके पीछे कुछ इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि इसमें बोइंग के द्वारा प्रॉपर्ली नट लगाए नहीं गए थे। यही कारण था कि 2 महीने पहले सर्विस में आए प्लेन का गेट उखड़ गया। और दोस्तों, वो तो शुक्र था कि जो डोर उस दिन उखड़ा था उसके आगे वाली सीट पर कोई व्यक्ति उस दिन नहीं बैठा था, या फिर कहे तो उस दिन उस व्यक्ति की फ्लाइट मिस हो गई थी, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो खैर, इसके बाद अगला हादसा हुआ 13 जनवरी को, जब जापानीज अल निबोन एयरवेज की फ्लाइट बोइंग 737-800 को कैंसिल कर दिया गया, जब कॉकपिट की विंडो पर क्रैक आ गया था। और इसके बाद 17 जैन को जब बोइंग 737 स्विट्जरलैंड से शेड्यूल थी, तब पैसेंजर को फोर्सफुली डिफरेंट प्लेन में शिफ्ट किया गया, क्योंकि प्लेन की ऑक्सीजन लीक हो रही थी। और इसके बाद जनवरी 19 को बोइंग 747-8 को मियामी फ्लोरिडा में मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया था, जब प्लेन के इंजन में फायर लग गई थी। और ऐसे कुछ केस 20 जनवरी और 23 जनवरी को भी हुए थे। पर दोस्तों, इनमें से सबसे बड़ा हादसा इस साल 5 जनवरी को ही हुआ था, जब अलास्का एयरलाइन का डोर गिर गया था, जिसके बाद से बोइंग पर एक और बार उंगली उठनी शुरू हो गई थी। और उठे भी क्यों ना, बोइंग एक समय पर लोगों की पहली चॉइस थी, और अगर इतनी बड़ी कंपनी गलती करेगी तो लोगों का ट्रस्ट तो गवाएगी ही। तो खैर, अब देखना ये होगा कि आखिरकार बोइंग इन सभी चीजों को किस तरह से टैकल करेगी और कैसे बोइंग वापस से उभर कर आगे आएगी। तो खैर, ये तो समय ही बताएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो दोस्तों, इसके लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।